हे वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे ना। आपकी पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। मैं सौरभ झा स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में और हमारे यूट्यूब चैनल पे पीडब्ल्यू पावर बैच फाउंडेशन पे। हमारी वन शॉट की सीरीज चालू है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर वो नहीं देखा तो पहले उस चैप्टर को जाकर, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। एंड आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का सेशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। आपको बस एक चीज करनी है कि अगले 1 से 1.5 घंटा आपको अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पे लगाना है और ये चैप्टर मैं आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जोश मीटर एकदम तगड़ा होगा। कमेंट्स में एक बार मुझे बता दीजिए कि आपका जोश मीटर कैसा है और फिर आज हम का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि रहने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या चीजें हैं जो देखनी है। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इन दोनों की ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे वो डाइल्यूट एसिड के साथ हो, चाहे वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हो। फिर हम देखेंगे कि यार मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। एंड आयोनिक कंपाउंड किस तरीके से बनता है, इस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मेटल पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है और उसको वहां से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन वी विल स्टडी अबाउट कोरोजन एंड कोरोजन को किस तरीके से आप प्रिवेंट करेंगे। तो काफी कुछ है आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए, तो यार ये चीज तो सभी को पता है ना। अपन ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, एट्थ में भी पढ़ा है कि यार मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि यार आप हैमर कर करके उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप उसे हैमर कर रहे हो आप उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो और वो टूटेगा भी नहीं। इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। इसके बाद मेटल्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरी एबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है डक्टिलिटी। यानी कि मेटल की एबिलिटी कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो किस फॉर्म में, थिन वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि आप मेटल्स को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टिलिटी जो उसकी एबिलिटी है, इसके कारण ही वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी यूज होता है। एक रीजन ये भी है। चलिए फिर आगे बात करते हैं और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटल्स की। एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज हो रहा है तो एक रीजन डक्टिलिटी था। दूसरा ये था कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। तो मेटल्स अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कि वो उनमें से पास करे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे। मेटल्स दोनों के ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, चाहे वो हीट हो जाए चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट एबिलिटी है मेटल की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं लस्टरस। इससे हम खूब वाकिफ होंगे। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस देना, शाइनी सरफेस होना। आपने देखा होगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनके शाइनी सरफेसेस होते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, यानी कि उनका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। तो ये हमने देखा। देखिए एक इमेज भी है, ये क्या दर्शा रहा है, ये इमेज ये दर्शा रहा है कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कि अगर आपने यहां से हीट किया है तो हीट यहां पर पास होती है और ये पिन जो कि वैक्स की मदद से लगा हुआ है, जैसे ही वो हीट पास होती है वो वैक्स जो है वो मेल्ट होने लग जाता है और पिन नीचे गिर जाती है। ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो मेटल यहां पर हमने यूज किया है ये अपने में से हीट को पास कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा, सर्किट आपको दिख रहा है, यहां पर मैं कोई भी मेटल लगा दूंगा, कोई भी मेटल लगा दूंगा एंड जैसे ही मैं स्विच को चालू करूंगा ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा।
ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। और ये क्या दर्शाता है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब तक कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? कि उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स मोस्टली जो होते हैं सॉलिड रहते हैं एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एंड नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज सोनोरिटी, यानी कि जब आपने इन्हें हिट किया ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा मंदिरों में घंटे होते हैं, पहले स्कूल्स में भी होते थे कि आपका एक लेक्चर खत्म हो गया देन टन 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 टन, तो वो मेटल की एबिलिटी है जिसके कारण वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और उस एबिलिटी को आप क्या बोलते हो? उस एबिलिटी को आप सोनोरिटी के नाम से जानते हो, है ना। तो जो मेटल बेल मेटल्स यूज होते हैं उसमें यही प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसे आप सोनोरिटी कहते हैं। क्या ये बात अब तक सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है? तो हमने यहां तक मेटल्स की काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो मिलिबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, लस्टरस हो, सोनोरिटी हो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। इसके बाद अगर बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की तो वो रहने वाली है हार्डनेस। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की तो जनरली हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन होता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे मेटल होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट चाकू से काट दोगे तुम, चाकू से काट दोगे इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर बात करें मेटल की डेंसिटी की तो मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है ना। मेटल्स हार्ड ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। तो यहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का मामला क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आपको मेटल का मामला क्लियर हो चुका है तो बात अब हम किसकी करेंगे? नॉन मेटल की करेंगे। देखिए मेटल के आगे नॉन लगा दिया, नॉन मेटल बन गया, वैसे ही प्रॉपर्टी के आगे भी नॉन लगा दीजिए कि यार मेटल जो होते हैं वो नॉन मिलिएबल होते हैं, इसका मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब उनको आप वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। उनमें लस्टरस नहीं होता, शाइनी सरफेस या शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट एक ऐसा मेटल होता है जिसे हम आयोडीन कहते हैं। आयोडीन में शाइनी अपीयरेंस होता है, वो लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है ये बात? और अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बीइंग अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बात करेंगे नॉन मेटल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये सोनोरस भी नहीं होता, माने आपने इसे हीट किया तो ये रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ये जनरली सॉफ्ट होते हैं और इजीली टूट जाते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है ना। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में जो मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूं उन एक्सेप्शंस के बारे में भी अता पता होना चाहिए। ये जो एक्सेप्शंस आपको दिख रहे हैं ये एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है कि हमने ये पढ़ा मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। ये जो मेटल होता है ये रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन की बात कर ली थी, इकलौता नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है ना। आयोडीन ऐसा मेटल है जो लस्टरस होता है। वहीं अगर बात कर ली जाए नॉन मेटल्स की तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा था ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं अगर बात कर ली जाए, हमने पढ़ा था मेटल्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम, गैलियम नॉट गीलियम, गैलियम एंड सीजियम जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसे आप हाथ पे रखोगे तो भी मेल्ट हो जाएगा। यानी कि भैया हाथ की गर्मी से भी मेल्ट हो जा रहा है, तो कितना लो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, सोचिए। क्या है? कौन से दो एलिमेंट है? गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। उसके बाद बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। हमने पढ़ा था मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं, सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट है नाइफ से कट जाते हैं। हमने ये देखा था कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, डायमंड हार्ड है
है ना। डायमंड हार्ड है और डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, हीट को बहुत अच्छे से पास कर देता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन अगर मैं लेड की बात कर लेता हूं तो लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। किसका पुअर कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है यहां तक? तो मुझे ये लगता है कि यहां तक हर एक बच्चे को मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और जो एक्सेप्शंस हमने पढ़े वो यहां तक सभी को क्लियर होंगे, है ना। अगर यहां तक क्लियर है एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ यहां तक क्लियर है ना। चलिए फिर अब अपन आगे की बात करेंगे। अब अपन को बढ़ना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। देखिए बहुत सारे मेटल होते हैं, ऐसा तो नहीं है एक मेटल हो, दो मेटल हो, तीन मेटल हो, बहुत सारे मेटल होते हैं। अब हमें अगर डिसाइड करना है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो हम क्या करेंगे? उसे रिएक्ट करा के देखेंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे, वाटर से कराएंगे, एसिड से कराएंगे। वाटर्स में भी कैटेगरीज होती है, यानी कि काफी सारे पैरामीटर्स है जहां पर हम उनकी रिएक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। देन हम डिसाइड करेंगे कि भैया ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अच्छा तू इससे कम है, तू इससे भी कम है और तू सबसे कम है। फिर उस हिसाब से हम एक प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, एक ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मेनली हमें 3 से 4 रिएक्शंस देखनी है। 3 रिएक्शंस कौन सी है? ये है जिसमें हम मेटल्स देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसमें एक और रहने वाला है रिएक्शन कि किस तरीके से ये दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। पहले इन 3 चीजों को देख लेते हैं, देन फिर फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उस कंपाउंड का नेचर क्या होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को अपन कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक चीज अभी बता देता हूं जिस पे आपको ध्यान देना है। आपको ये देख लेना है कि टोटल मान लीजिए 10 या 12 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो आपको वीडियो को पॉज करना है, आपने आंसर सिलेक्ट करना है, अगर सही है अपने आप को एक नंबर देना है, एंड फाइनल जब हो जाए वीडियो खत्म कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना स्कोर वहां पर डाल देना है अलॉन्ग विद द आपने क्या क्या आंसर हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन 1 का आंसर ये, क्वेश्चन 2 का, अलॉन्ग विद द फाइनल रिजल्ट। ये आपको ईमानदारी से करना है। अगर आप यहां ईमानदारी दिखा रहे हो तो कक्षा 10वीं में बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर बढ़िया ही आएंगे। चलिए तो फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ नॉन मेटल दैट इज लस्टरस। कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में हमारे पास सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। पॉज कीजिएगा, है ना। अब हमने पढ़ा था कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, तो आंख बंद करके मैं किस पे जाऊंगा? आंख बंद करके मैं किस पे जाऊंगा? आयोडीन पे जाऊंगा, यानी कि ऑप्शन बी पे जाऊंगा। आयोडीन पे जाऊंगा यानी कि ऑप्शन बी पे जाऊंगा, क्योंकि आयोडीन ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लस्टरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। Generally metals are solid in nature. Which one of the following metal is found in liquid state at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ए सोडियम, बी आयरन, सी क्रोमियम या डी मर्क्यूरी। तो ये हमने पढ़ा था कि हाँ मर्क्यूरी जो होता है वो ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहां पर आंख बंद करके मैं ऑप्शन डी यानी कि मर्क्यूरी को सिलेक्ट कर लूंगा, जो कि ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलिए जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहां आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन है आपके पास ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर या डी फुलरीन। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम 4th चैप्टर में देखेंगे भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन बी ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब हम लोग
पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहली चीज जो कि है मेटल का किसके साथ रिएक्शन, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब जब भी आप मेटल को क्या कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे या एयर में बर्न कर रहे होंगे, मेटल क्या करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करेगा। मेटल एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करेगा और जो कंपाउंड बनेगा उसे आप क्या बोलोगे, मेटल ऑक्साइड। यानी कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। बात करेंगे अगर इस मेटल ऑक्साइड के नेचर की, तो मोस्टली ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना, बेसिक इन नेचर है। अगर ये मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। हमने सेकंड चैप्टर की वीडियो में देखा था कि मेटेलिक ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्यों, क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड ले सकते हैं, और ये तीनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि कंक्लूड करने के लिए अभी मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इस मेटल ऑक्साइड का नेचर या तो बेसिक रहने वाला है या तो फिर एम्फोटेरिक रहने वाला है। क्लियर है, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब अगर हम बात करेंगे पोटेशियम एंड सोडियम की, तो पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं, पोटेशियम और सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो रिएक्शन होता है काफी विग्रस होता है, काफी वायलेंट रिएक्शन होता है ना। ये काफी क्विकली रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि Na2O। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, है ना, Na2O। ठीक है। और जब पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम क्या बना देगा, पोटेशियम बनाएगा K2O, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम क्या बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। ये चीज तो क्लियर हो गई कि भैया ये रिएक्शन काफी क्विकली होने वाली है, हम कह सकते हैं विग्रसली हो रही है, और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये चीज तो क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की, तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि यार ये थोड़ा भी मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा भी अगर एयर मिल गया तो रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण हम केरोसिन ऑयल में इसे रखते हैं ताकि इसका जो रिएक्शन है चाहे ऑक्सीजन के साथ हो या मॉइस्चर के साथ हो, हम उससे बचा सके, क्योंकि एकदम से फायर कैच हो जाएगा तो वो ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसको रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ताकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाए और वो लेयर उसे ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने से रोक रही हो। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं अगर मेटल ऑक्साइड्स की, तो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कुछ मेटल के ऑक्साइड जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कलीज। तो मुद्दा ये उठता है कि ये अल्कली होता क्या है, अल्कली मतलब बेसिस की एक सब कैटेगरी। इसमें वो बेसिस आएंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है ये बात, अल्कली में वो बेसिस आएंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, आप इसे वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड की अगर बात की जाएगी तो जैसे ही इसको वाटर में डाला जाएगा क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से एक चीज क्लियर रखनी है कि कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, और वो वाटर के साथ क्या बना देते हैं रिस्पेक्टिवली, मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर है ये बात, हाँ या ना में जवाब दिया जाए। चलिए अब बात की जाती है नेक्स्ट मेटल की। नेक्स्ट मेटल क्या है, नेक्स्ट मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब आप हीट करते हो, एल्यूमिनियम को जब आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक व्हाइट कलर की ऑक्साइड बनती है। उस व्हाइट कलर के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। और थोड़ी देर पहले बताया था कि इस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, यानी कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, Al2O3, व्हाइट कलर का ऑक्साइड होता है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं बाकी मेटल्स की, जैसे आयरन की बात की जाए तो आयरन तो बर्न नहीं होता जब आप उसको हीट करोगे, उसके सॉलिड पीस को जब आप हीट करोगे, लेकिन आयरन फाइलिंग्स जो होती है यानी कि उसका चूरा जो होता है, जब उसे ऐसे स्प्रिंकल किया जाए, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है तो जैसे ही आप उसे स्प्रिंकल करोगे आपको फ्लेम देखने को मिलेंगे बर्नर में, है ना। आपने ऐसे डाला, वो ऐसे पूजा में देखा ना कि एकदम से पंडित स्वाहा करते हैं और वो एकदम से आ जाता है ना आग का वो, तो वैसे ही आपको यहां देखने को मिलता है, ऐसे जैसे आपने स्पार्कल किया वैसे आपको फ्लेम्स देखने को मिलेगा। आयरन के केस में सॉलिड पीस वहां पर बर्न नहीं होता, लेकिन उसका जो चूरा होता है ना, वो हो जाता है। कटिंग ग्राइंडिंग करके जो छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कॉपर की भी बात करेंगे तो कॉपर जो है कंबशन अंडरगो नहीं करता है, लेकिन जब आप उसे हीट करते हो तो उसके सरफेस पे एक ब्लैक कलर की लेयर डेवलप हो जाती है जो कि होती है कॉपर टू ऑक्साइड की। ब्लैक कलर की लेयर किसकी होती है, कॉपर टू ऑक्साइड की। तो कॉपर को आप हीट कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। वही हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड की, है ना, सिल्वर और गोल्ड की। तो देखो कुछ लोग होते हैं ना, भाई चलो इसमें नहीं मान रहे तो ये ले लो, इसमें नहीं मान रहे तो ये ले लो। कुछ ढीत होते हैं किसी में नहीं मानते, तो ये सिल्वर और गोल्ड वो ढीत आदमियों में है, वो ढीत मेटल्स हैं जो इतने अनरिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। भैया तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, हमने तो रिएक्ट नहीं करना। इन्होंने बोल दिया तुमने जो करना है कर लो, हमने तो रिएक्ट नहीं होना है। क्लियर है ये बात। चलिए चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं, है ना। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि यार जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो रेट होता है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो बहुत क्विकली रिएक्ट कर जाएगा, अगर थोड़ा कम रिएक्टिव है तो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, और बिल्कुल यह रिएक्टिव नहीं है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में पोटेशियम और सोडियम आते हैं, जिनका रिएक्शन काफी विग्रस हो जाता है कि वहां पर फायर भी लग जाती है, आग भी लग जाती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है और फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। आपने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज देखी होगी कि हम मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करते हैं, तो साफ करने का रीजन क्या होता है, साफ करने का रीजन यही होता है कि जो ऑक्साइड की लेयर है पहले आप उसे हटा दो ताकि फिर वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए ऑक्सीजन के साथ। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि किस तरीके से मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, ये चीज अपन ने पढ़ ली। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, किस तरीके से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, तो मेटल वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ केसेस में मेटल ऑक्साइड भी बनेगा। मोस्टली मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना, क्या बना है, मेटल ऑक्साइड बना है। तो ये चीज क्लियर है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये वाटर
अगर हॉट है और कोल्ड है तब तो भैया मेटल के साथ क्या जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन मान लीजिए जो वाटर है स्टीम के फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है, तब क्या होगा, तब जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड ना बनकर क्या बन रहा होगा, मेटल ऑक्साइड बन रहा होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही होगी। यानी कि एक चीज तो मेरे दिमाग में मैंने घुसा लेनी है कि मेटल हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन जब यही मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, उस केस में आपको मेटल ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है ना, किस तरीके से रिएक्ट करता है। चलिए अब अगर हम बात करेंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई मेटल रिएक्टिव होगा, है ना, सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल होंगे जो रिएक्टिव होंगे, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं वो तो विग्रसली रिएक्ट कर जाएंगे कोल्ड वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ताकि एनर्जी मिल जाएगी, है ना, एनर्जी मिल जाएगी ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं। कि एक मेटल था, मान लीजिए मैग्नीशियम है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, हमें अब एनर्जी बढ़ानी है, हमने क्या किया, हॉट वाटर ले लिया ताकि रिएक्शन स्टार्ट तो हो। हॉट वाटर में मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया। तो जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता तो हम उसे हॉट वाटर के साथ कराते हैं, और बिल्कुल है लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो फिर आप उसे स्टीम के साथ कराते हो ताकि और ज्यादा हाई टेम्परेचर मिले, है ना। तो अगर मेटल कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो आप हॉट के साथ कराओगे, हॉट के साथ नहीं कर रहा तो आप स्टीम के साथ कराओगे, और स्टीम के साथ नहीं कर रहा तो मान लो कि भैया ये बिल्कुल है नालायक आदमी है, बिल्कुल है नालायक मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात। अब ना बच्चों के मन में एक और थॉट आता है कि भैया जो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या वो स्टीम के साथ कर लेगा, कर लेगा, लेकिन समझदार आदमी क्यों कराऊंगा मैं उसके साथ, है ना, बहुत विग्रस रिएक्शन हो जाएगी, क्यों कराऊंगा मैं ऐसी चीजें, ऊट पटांग, लैब में ऊट पटांग हरकत नहीं करते। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ में आ गया कौन सा मेटल किस हिसाब से कोल्ड के साथ करेगा, कौन हॉट के साथ करेगा और कौन स्टीम के साथ करेगा। क्लियर है ये बात। चलिए तो एक एक करके हम चीजों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम की और सोडियम की, तो इनका रिएक्शन तो कोल्ड वाटर के साथ हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव ये एलिमेंट होते हैं, और इतने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कि वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण जो हाइड्रोजन गैस बना है वो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, और आप देखोगे कि ये देखिए पोटेशियम डाला, पानी में ही आग लग गई, सोडियम डाला, पानी में ही आग लग गई, है ना। तो जब सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहां पर हीट लिखा हुआ है तो ये चीज तो आपको अब तक देखकर भी समझ आ चुकी होगी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा यहां पर हीट रिलीज होने वाली है। क्या ये बात यहां तक क्लियर है। चलिए तो मैंने ये देख लिया कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, काफी विग्रस ये रिएक्शन होता है। बात अगर कैल्शियम की कर ली जाए तो, कैल्शियम भी इतना रिएक्टिव तो होता है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर ले और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। लेकिन वहां पर जो हीट रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट कर दे और वहां पे आग लग जाए, है ना। लेकिन कैल्शियम के केस में एक चीज देखी जाती है कि वो कैल्शियम मेटल जो होता है वाटर में फ्लोट करता है। फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो उसके सरफेस से स्टिक हो जाती है जिसके कारण वो फ्लोट करता है। केमिकल इक्वेशन कैसी होगी कि कैल्शियम है वाटर यानी कि H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहां पर मेटल कैल्शियम है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ में आपको क्या मिल रहा होगा, हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा। तो सोडियम अपन ने देख लिया, पोटेशियम अपन ने देख लिया, है ना, सोडियम देख लिया, पोटेशियम देख लिया, कैल्शियम देख लिया। अब उसके बाद बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव में आप कह लो कि भैया उतना रिएक्टिव नहीं होता कि ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा
हॉट वाटर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हॉट वाटर के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे कि भैया कोल्ड के साथ नहीं कर रहे, हॉट के साथ कर लो, उतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। और मैग्नीशियम कर भी जाता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट, और प्रोडक्ट में आपको क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ ही साथ क्या मिल रहा होता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, यहां पर मेटल मैग्नीशियम था, हॉट वाटर के साथ किया है, फिर भी मेटल हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिला, है ना। यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनी। क्या ये बात क्लियर है। यहां पर मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया है, फिर भी मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो एज अ प्रोडक्ट आपको मिले ही हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि अगर कोल्ड के साथ नहीं करेगा तो हॉट के साथ कराएंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा और बढ़े, है ना। अगर हॉट के साथ नहीं हो रहा तो हम स्टीम के साथ कराएंगे, और ये जो मेटल्स होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो आयरन हो, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में आपको प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड ना मिलकर क्या मिल रहा होगा, मेटल ऑक्साइड मिल रहा होगा, और हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। कौन सी गैस बन रही होगी, हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। इक्वेशन देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। जिंक की बात करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। वहीं अगर मैं बात करूं आयरन की, वाटर के साथ रिएक्ट किया, आयरन ऑक्साइड मिला, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। यानी कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो कोल्ड एंड हॉट हुआ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन अगर स्टीम के साथ आप मेटल का रिएक्शन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलिए, ये चीज क्लियर है। ये देखिए सेटअप भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। यहां पर ये क्या है, वूल है ना, आपने इसको पानी में भिगोया है और भिगो के आपने यहाँ पर इसको रख दिया है। अब आप क्या करोगे, यहां से आप हीट दोगे, इसको हीट करोगे, तो जो भी पानी उसमें है, वो स्टीम बनेगा। और यहाँ पर आपने अपना मेटल का सैंपल रखा है, ये स्टीम आगे जाकर उसके साथ क्या करेगी, मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, और जो हाइड्रोजन गैस बना वो यहां से जाके आप यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे टेस्ट ट्यूब में, है ना। आपको बाद में टेस्ट करना है तो पॉप साउंड से बंद कर लो, कोई भी इग्निशन सोर्स लाकर पॉप साउंड आएगा, हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो जाएगी। ये सेटअप है जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल का वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है, ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है ना। चलिए, अब कुछ मेटल जो होते हैं जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करते, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो, क्योंकि वो बिल्कुल है लो रिएक्टिव है। इतने लो रिएक्टिव है कि आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, वहां पर रिएक्शन स्टार्ट होने नहीं वाली। कितनी भी एनर्जी दे दो, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होने वाली है। चलिए, ये बात तो समाप्त होती है। इसके बाद बात होती है कि एसिड के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। जिस जिस बच्चे ने, है ना, सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी है, वहां उसको पता है कि एसिड और मेटल का जब भी रिएक्शन होगा, किसका किसका, एसिड और मेटल का जब भी रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट हमेशा वहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एसिड और मेटल का रिएक्शन हमेशा वहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वहां पे प्रोडक्ट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। अब एक चीज ध्यान में रखना, वही मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज जो भी हम देखेंगे उसमें हाइड्रोजन से ऊपर हो। हाइड्रोजन से नीचे अगर कोई मेटल है तो वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ये याद होना चाहिए कि कौन से मेटल जो है वो बेस जो है हाइड्रोजन उससे ऊपर है और कौन उससे नीचे है। जब भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोडियम की, काफी विग्रस रिएक्शन होता है जब वो एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब डाइल्यूट के साथ करेगा तो कंसंट्रेटेड के साथ भी करेगा, और वो तो और भी विग्रस होगी, है ना। तो फिलहाल हमारा ध्यान होना चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, और इस केस में सॉल्ट जब बनाना है, एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, सॉल्ट क्या बना, NaCl, और आपको हाइड्रोजन गैस मिल गया। क्लियर है ये बात।
जब सोडियम का HCl के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट NaCl बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। वहीं अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, तो वहां पर भी काफी रैपिड रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में सॉल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा। कंडीशन मैंने बता दी है कि कब वो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, है ना। ये चीज मैंने आपको बता दी है कि जब मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, हाइड्रोजन के ऊपर आता होगा, तभी वो उसको डिस्प्लेस करेगा, है ना, तभी वहां पर फिर हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होके, जो हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेस हुआ है वो रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जो लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहां पर नो रिएक्शन होता है। तो अगर आपको ऐसी रिएक्शन दे दी गई हो और बोला गया हो बैलेंस करना, भैया नो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, है ना, फिजिबल ही नहीं है वो, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे। आगे जाके एक छोटा सा आपको चीज बताऊंगा, है ना। चलिए, बट यहां तक तो आपको यही समझना है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड नहीं करते हैं। और जब भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन 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 केमिस्ट्री है, एक एक्सेप्शन यहां पर यह है कि कुछ मेटल जब HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस केस में भैया हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन गैस जो बनेगा उसको वाटर में ऑक्साइड कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाकर, है ना। उसने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, है ना, खुद रिड्यूस हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे जिंक, है ना, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HNO3 के साथ, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट HNO3 के साथ कर रहा है, तो एक सॉल्ट बनेगा जिंक नाइट्रेट, जो H2 बना था उसको H2O में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद ये N2O बना गया, है ना, खुद इसने नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बना दिया। तो ये चीज क्लियर है कि जब भी मेटल डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उस केस में वाटर ना बन, उस केस में हाइड्रोजन ना बन के वाटर बन जाएगा। क्लियर है ये बात, हाँ या ना में बताइएगा। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज की अगर बात करते हैं, तो जब वो काफी ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, उस केस में तो भैया हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बाकी सारे मेटल्स में तो वाटर बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जब आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, काफी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराओगे, तो उस केस में वाटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है वो काफी ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है और वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि काफी ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है। तो अब ये चीज याद रखनी है, किस एसिड में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, वो है नाइट्रिक एसिड। बट उसके साथ कौन से ऐसे मेटल है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्लियर है यहां तक रिएक्शन विद एसिड वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां तक रिएक्शन विद एसिड वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे मेटल किस तरीके से दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है। मान लीजिए कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने एक कॉपर का स्ट्रिप रख दिया है, तो कैसे रिएक्शन होगा। तो जब मैं एक ज्यादा रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल को एक लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देता हूं, तो होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव वाले को मैंने लेस रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया है, तो ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल देगा। मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, मेटल बी का है, उसमें मैंने मेटल ए रख दिया, तो अब वो मेटल बी को निकाल के खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, यानी कि मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा और वहां पर मेटल बी आपको सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। एक एग्जांपल से अगर आप देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भैया एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, उस कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, है ना,
एक कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट में जब मैंने आयरन नेल डाल दी, है ना, कॉपर सल्फेट में जब मैंने आयरन नेल डाल दी, तो आयरन नेल डालने के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन नेल डालोगे तो थोड़ी देर बाद आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, थोड़ी देर बाद आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कुछ देर बाद इस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फेरस सल्फेट बन गया है, और जो आयरन है, सॉरी जो कॉपर है, वो इस नेल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने आयरन को कॉपर सल्फेट में रखा है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, डिस्प्लेस करेगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और जो कॉपर है यहां डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर मैंने कॉपर वायर को रखा, किसमें रखा, फेरस सल्फेट में, तो कॉपर जो है, कॉपर की अगर बात करेंगे तो वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन सल्फेट से, तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने आयरन रखा था कॉपर सल्फेट में, ये भैया ब्लू कलर का होता है, तो ये ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और जो आयरन नेल था जो आपने डिप किया था उसके ऊपर ये कॉपर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो से कम रिएक्टिव वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको निकालकर खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। वो बोलेगा भैया यहाँ के राजा हम हैं, यहाँ सरकार हमारी होगी, और ये कब बोल पाएगा, जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, जिसके वो घर आया था उससे अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी उसको बाहर निकाल पाएगा। बोलेगा चलो तुम्हारा राजपाट खत्म, अब यहाँ के रॉबिन हुड हम हैं। क्लियर है? तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी डिसाइड होती है कुछ पैरामीटर्स में, आप रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन कराने के बाद आपको पता चलता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये देख के कि यार ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फिर एक रिएक्टिविटी सीरीज आप डेवलप करते हो। ये क्या होता है, मेटल की एक लिस्ट होती है जिसको आप अरेंज करते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। किस तरीके से अरेंज करते हो, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो तो सबसे कम आपको रिएक्टिव मेटल देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले को देखता हूं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अगर मैं नीचे वालों को देखता हूं तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। और अगर मेरे को देखना है कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो इससे जो ऊपर है, इससे जो ऊपर है वो एसिड में से, वो एसिड में से, है ना, एसिड में से, सॉरी, इसमें ये जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं, और वहां पर रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस बन रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक चीज देखना, कॉपर ना आपको यहां पे दिख रहा होगा, है ना, हाइड्रोजन के नीचे रिएक्ट नहीं करेगा एसिड के साथ, बट HNO3 के साथ कर जाएगा। HNO3 के साथ आपको रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि HNO3 का वो जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हमने पढ़ा था ना, उसी के कारण वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज किसी और के साथ वो नहीं करता, सिर्फ उसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के कारण वो रिएक्शन होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया है, ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल होंगे वो सारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ईमानदारी के साथ आप अटेंड करेंगे, एंड उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड की तरफ, है ना। क्या होगा जब कैल्शियम को आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे? इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर, एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स टू। अच्छा ये मिक्स हो गया है क्या? दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिक्स हो गए, है ना। चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। क्या होगा भैया, what happens when calcium is treated with water? क्या होगा, वो रिएक्ट करता है, it reacts violently with water, है ना,
रिएक्ट करता है, वायलेंटली करता है, बट उतना ज्यादा वायलेंटली नहीं करता, लेस वायलेंटली करता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब कैल्शियम है ना, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर कौन सा है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे क्या बन रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेस वायलेंटली है तो हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लग रही होगी। क्लियर है? चलिए चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। Which acid does not liberate hydrogen when reacting with most metal? अच्छा, एक्सेप्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बोला गया है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। पूछा गया है कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या लिबरेट नहीं होना चाहिए, वहां पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि वो कौन सा एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस ना बनकर क्या बनता है, वाटर बनता है, क्योंकि वो उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ये बाकी सारे मेटल्स के साथ तो वाटर देगा, लेकिन मैग्नीश और मैग्नीशियम के साथ ये क्या दे रहा होगा, हाइड्रोजन गैस ही देगा। तो वो एसिड कौन सा था, एसिड नाइट्रिक एसिड था। क्लियर है बात? चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे। Which one of the following four metal would be displaced from the solution of its salts by other metal? है ना, मतलब इनमें से जो चार मेटल दे रखे हैं वो डिस्प्लेस हो जाए किसी दूसरे मेटल से उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, है ना। तो यार मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, किसी को भी रख दोगे वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। जिंक उसके बाद होगा, कॉपर उसके बाद रिएक्टिव होगा, सबसे कम है एजी। इसमें किसी भी मेटल, इनमें से किसी भी एक मेटल को रख दो उसके अंदर, सबके सब वो डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, एजी, क्योंकि सबसे कम, है ना, लीस्ट रिएक्टिव है। ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो किसी भी मेटल को आप रख दोगे इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में तो वो डिस्प्लेस कर देगा, है ना, वो डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि अब यहां से आपका आयोनिक कंपाउंड वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। क्या आयोनिक कंपाउंड किस तरीके से बनता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले एक बेसिक फंडे से स्टार्ट करते हैं कि एटम को अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो एटम क्या करेगा। एटम को अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और या तो फिर वो शेयर कर लेगा। फिलहाल हमारा ध्यान इन दोनों चीजों पे होना चाहिए कि वो लूज कर रहा है या फिर वो गेन कर रहा है, इन दोनों चीजों पे ध्यान होना चाहिए कि अगर भैया स्टेबिलिटी अचीव करनी है, स्टेबिलिटी का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हाइड्रोजन हीलियम है तो 2, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिलहाल दो तरीकों पे फोकस करेंगे, गेन करना या लूज करना। एक और चीज मैं बता देता हूं, मेटल्स के आपको पता होगा, मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब है कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। वहीं बात कर ली जाए नॉन मेटल की, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटी गेन करने वाली होती है, मेटल की लूज करने वाली होती है। क्लियर है? तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अगर मैं मेटल की बात करता हूं तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि अगर मैं वैलेंस शेल की बात करता हूं, 1 2 3 आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। एक मिल सकता है सोडियम के केस में 1 होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के केस में 2 देखने को मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम के केस में 3 देखने को मिल जाते हैं। जनरली 1 2 या 3 में से आपको इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में देखने को मिलेंगे। तो अगर इन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो ये तो सोचेंगे नहीं कि अगर 3 है वैलेंस शेल में तो 5 और गेन कर लो, 1 है तो 7 और गेन कर लो, ये तो नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि भैया ये 1 2 3 जो भी मेरे पास है ये तो एक्स्ट्रा ही है ना, हटाओ इसको, हटाओ, गेन करने की कौन सरदर्द पालेगा, इसको हटाओ, लूज ही कर देता हूं। तो सोडियम जो है अगर आप उसका आखिरी शेल देखते हो, उस आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 281, यानी कि एम शेल की बात करूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ रहा है। वहीं मैग्नीशियम की अगर बात करते हो, एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में आप देख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मेटल की
क्या एबिलिटी होगी, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इनसे किसी तरीके से पीछा छुड़ा लूं, है ना। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करते हो तो उनके वैलेंस शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकते हैं। कहां देखने को मिल सकते हैं? उनके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में। तो अब भैया ये क्या सोच रखते होंगे कि मुझे अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो कहां मैं इन 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा? ना हो पाएगा भैया, गेन कर लेता हूं, है ना। वो लूज करने की सरदर्द मैं नहीं पालूंगा, मेरा तो अलग है प्रॉब्लम, मैं तो गेन करूंगा। मैं मेटल की तरह नहीं जाऊंगा, वो जो कर रहा है करने दो, वो उसके लिए अच्छा है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं गेन कर लूं, तभी मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। तो नॉन मेटल क्या चाहेगा? जैसे कि ऑक्सीजन है, आप देख रहे होंगे क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस शेल में देखोगे तो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या चाहेगा? 2 गेन कर ले। वहीं क्लोरीन में आप देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर 17 है, 287, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो चाहेगा यार एक कहीं ना कहीं से मैं गेन कर लूं। तो अब तक ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि मेटल चाह रहा है कि मैं लूज कर लूं, नॉन मेटल चाह रहा है कि मैं गेन कर लूं। चलिए, ये बात तो क्लियर है। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी अचीव करनी है और मैं सोडियम हूं, तो मेरे लिए बेटर क्या होगा कि मैं उस एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लूं। और अगर मैं लूज करता हूं तो आयन बनेगा। ये चीज तो पता है, हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आयन बनाता है, अगर वो लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है। सोडियम ने एक लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाया। एक लूज किया इसलिए प्लस चार्ज आया, एक ही प्लस चार्ज आया। Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा जिसे एनायन बोलते हैं, है ना। तो सोडियम ने क्या किया कि भैया तू ले ले, है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तू रख, मुझे नहीं चाहिए। सोडियम ने दे दिया। जब सोडियम ने दिया तो सोडियम ने Na+ बना दिया। Na+ बनाते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2,8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल। क्लोरीन ने बोला भैया मुझे एक मिल गया, चलिए मेरे को एक मिल गया, सोडियम से मिला, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 288, आउटर मोस्ट शेल में इसके भी कितने हो गए? 8 हो गए। क्लोरीन ने क्या बना दिया? Cl-। सोडियम Na+ बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है ना। तो सोडियम क्या था? मेटल था। मेटल क्या बना रहा है? पॉजिटिव आयन। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या बना रहा है? नेगेटिव आयन। क्यों? नॉन मेटल गेन करता है, गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव आयन बनता है, लूज करने पे पॉजिटिव बनता है, मेटल लूज करता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मेटल ने लूज किया, नॉन मेटल ने गेन किया, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहेंगे या फिर इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे? आयोनिक बॉन्ड भी कह दोगे या फिर आप इसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है? ये फॉर्म होता है जब आपका मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसको? नॉन मेटल को, और नॉन मेटल उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भैया हमको दो, हमको चाहिए, है ना। जैसे कि सोडियम था, आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लूज करके पॉजिटिव आयन बनाया। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाया। तो यहां देखोगे सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, आता है एग्जाम में। यहां देखोगे सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, मैंने डॉट से बनाया, डॉट क्रॉस सिर्फ ये बताने के लिए बनाया कि सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ताकि आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आए। बाकी आप दोनों को भी डॉट से या क्रॉस से बना सकते हो। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा था, दिया। क्लोरीन के पास एक की कमी थी, सोडियम Na+ बनाया, क्लोरीन ने Cl- बनाया। तो अगर आयोनिक कंपाउंड है तो एक प्लस में रहेगा Na+ और दूसरा माइनस में Cl-, है ना। मेटल ने नॉन मेटल को ट्रांसफर किया। क्लियर है? चलिए, तो जब सोडियम ने लूज किया तो सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में, Na+ में 8 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने गेन किया Cl-, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। उसके पास भी 8, इसके पास भी 8, है ना। बट एक ने लूज किया, एक ने गेन किया। किसने लूज किया? मेटल लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। चलिए, अब अगर बात करेंगे तो ये जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, अब क्योंकि ये चार्जेस हैं तो चार्जेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि ये कैटायन और एनायन को साथ में रखता है ना। साथ में रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को साथ में रखता है। ठीक है, तो वो फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
चलिए अब अगर मैं बात करता हूं सॉलिड स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड के सॉलिड स्ट्रक्चर की, तो हर एक सोडियम आयन, यहां देखोगे किसी भी एक ब्लू बॉल को पकड़ के देखो तो हर ब्लू बॉल के आगे ये जो रेड बॉल है यानी कि क्लोराइड आयन है, 6 क्लोराइड आयन आएंगे। यानी कि हर एक Na+ आयन को 6 क्लोराइड आयन ने घेर रखा है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने फॉर्मूला बोल दिया NaCl तो इसका मतलब है जैसे मैं H2O बोलता हूं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, भैया आयोनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में वो जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ इतना बता रहा है कि एक यूनिट में एक पॉजिटिव आयन, एक Na+ होता है और एक Cl-, ऐसे काफी सारे यूनिट होते हैं, वो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। इस तरीके से होगा। आप देखो एक को पकड़ोगे 6 क्लोरीन होंगे, 2 इधर 2 उधर 2 आगे पीछे, है ना। तो हर एक पॉजिटिव सोडियम आयन 6 क्लोरीन से घिरा होगा, हर एक नेगेटिव क्लोराइड आयन 6 Na+ से घिरा होगा, है ना। बट एक यूनिट में एक Na+ और एक Cl- होंगे। चलिए, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में, वो हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है। और एक सोडियम आयन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्लोजली बॉन्डेड है क्लोराइड आयन से, और हर एक क्लोराइड आयन क्लोजली बॉन्डेड है एक सोडियम आयन से। भैया एक एक के साथ ही है ना, लेकिन सराउंडिंग में 6 है, लेकिन किसी एक के साथ ये बॉन्डिंग बना रहा है, ये किसी एक के साथ, ये किसी एक के साथ, ऐसे इनका चलता है पूरा, ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। क्लियर है ये बात, है ना। बट ये मत समझना, ये मत समझना कि एक NaCl में एक ही Na+ है और एक ही Cl- है। वो इस तरीके से एग्रीगेट करके रहते हैं, काफी सारे Na+ और Cl- एक साथ आते हैं, रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो जो NaCl का होगा स्ट्रक्चर, उसमें इक्वल नंबर ऑफ Na+ आयन यानी कि सोडियम आयन रहेंगे और क्लोराइड आयन दोनों बराबर रहेंगे, है ना। जो यहां पर ये ब्लू बॉल दिख रही है ये Cl- है, रेड बॉल दिख रही है वो Na+ है। क्लियर है। चलिए, ये हमारी Na+ हो गया और यहाँ पे जो ब्लू बॉल है ये Cl- हो गया। क्लियर है। चलिए, है ना। चलिए, अब इसके बाद इन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, है ना। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इनके फिजिकल नेचर की बात करूं तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, किन चीजों में सॉल्युबल होते हैं, किन में इनसॉल्युबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, सारी बात को अब देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिकल नेचर की, तो इनका फिजिकल नेचर किस तरीके से होता है। तो अगर मैं फिजिकल नेचर की बात करूं तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए सॉलिड है, हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना। बट ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे ही मारोगे टूट जाएगा। ये रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट आपके सामने दिख रहा है, क्रिस्टल है, हार्ड फॉर्म में, मारा, ब्रिटल है नेचर में, जैसे ही मारा टूट गया, पीसेस में टूट गया। आपने प्रेशर अप्लाई किया, टूट गया। हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ब्रिटल भी होते हैं कि मारोगे तो टूट जाएगा। ये होता है इसका फिजिकल नेचर। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, अब देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यार स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगेगी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। भैया बहुत प्यार, एकदम कस के पकड़ा एक दूसरे को, अलग करना है आपको, तो फिर भैया ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर इनका प्यार भी ज्यादा है, तो उस प्यार को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स है उसे ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयोनिक कंपाउंड का अगर आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा होता है। चलिए, काफी ज्यादा होता है ना। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। वाटर बेसिकली पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैरोसिन की, अगर बात कर लूं, पेट्रोल की बात कर लूं, तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो। नमक को पानी में मिलाओगे, मिल गया। पेट्रोल में मिलाओगे, नहीं मिला। एक बार मिला के देख लेना, ये तो कर सकते हो, है ना। मिला के देख सकते हो कि वो पानी में मिल जाता है, लेकिन किसमें नहीं मिलेगा, पेट्रोल और कैरोसिन में नहीं मिलेगा। अब जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एग्जामिनर का भी फेवरेट होता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे यानी कि एक्वस फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे। तो जब वो एक्वस फॉर्म में होंगे, है ना, या
मॉल्टन फॉर्म में होंगे। मॉल्टन फॉर्म क्या होता है भैया? मॉल्टन फॉर्म क्या होता है? मॉल्टन फॉर्म होता है ये टी है ना, ये टी है, ठीक है। मॉल्टन फॉर्म क्या होता है? नमक है, इतना हीट किया, मेल्ट हो गया, अब उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डाले, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, बल्ब भी कनेक्टेड है, तो उस केस में आपको बल्ब जलता हुआ दिखेगा। चाहे एक्वस हो, यहाँ तो एक्वस है, पानी में नमक मिला दिया है ना, चाहे मॉल्टन हो, दोनों ही फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए दिखेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि चाहे मॉल्टन फॉर्म हो, चाहे एक्वस फॉर्म हो, वहां वो आयन में टूटेंगे, है ना। जब एक्वस फॉर्म होगा तो वहां 4 आयन होंगे, Na+, Cl-, H+, OH-। मॉल्टन फॉर्म होगा, सिर्फ मेल्ट ही किया है, तो 2 ही आयन होंगे, Na+, Cl-। आयंस तो होंगे, चार्ज कैरियर तो है, चार्ज को कैरी तो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मान लीजिए इसमें ना यहाँ नमक होता है ना, ये मान लीजिए कि ये नमक है, पूरा सफेद आपका नमक है, सॉलिड नमक है। क्या है इस पूरे बीकर के अंदर? आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट है। आपने उसमें ऐसे वायर्स डाल दिए हैं, ये बल्ब जो होगा ये ग्लो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो। क्यों नहीं कर रहा भैया? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब आप NaCl को, अगर मैं बात करता हूं NaCl की, अब जब ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन में होगा या मॉल्टन में होगा, तभी ये आयन में टूटेगा, तभी ये आयन में टूटेगा। और जब ये आयन में टूटेगा, जब आयन प्रेजेंट होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो सॉल्यूशन की बात में जब भी वहां आयन होंगे तभी होगा। आप सॉलिड सिर्फ NaCl में डाल दो, नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? बिकॉज वहां पे आयंस एब्सेंट हैं और आयंस ही चार्ज को कैरी करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर मॉल्टन फॉर्म होगा या एक्वस फॉर्म होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देन अपने लास्ट पार्ट यानी कि जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है उस पार्ट पे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? ओके, KCl, HCl, है ना, और CCl4, ये क्या है? CCl4 और NaCl, इनमें से कौन सा आयोनिक नहीं है? तो KCl देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो ये तो होगा, है ना। मेटल पोटेशियम है, नॉन मेटल क्लोरीन है, तो ये तो आयोनिक है। यहां पर भी सोडियम क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। HCl दोनों ही नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में तो कोवेलेंट होगा, और यहां पर भी दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये भी कोवेलेंट होगा। तो नॉट आयोनिक पूछा है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो कोवेलेंट है। ऑप्शन में मैं सेकंड एंड थर्ड चुनूंगा, ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड नॉन मेटल के बीच में है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो हमारे को यही बताना था। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड? जो आयोनिक कंपाउंड नहीं करते हैं, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में भी ऐसे अंडरलाइन कर लेने का, तो हाईलाइट हो जाता है कि हाँ मेरे को क्या करना है इसमें, है ना। तो वाटर में सॉल्युबल तो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, बाकी सारी चीजें तो करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। अच्छा, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, है ना, एक्स और वाई के बीच में क्या होता है? रिएक्शन होता है और जेड एक कंपाउंड बनता है। एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने वाला हमेशा मेटल होता है, लूज करने वाला मेटल होता है। वाई गेन कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो भैया ये नॉन मेटल होगा। और मेटल नॉन मेटल के बीच में जो ये कंपाउंड Z बन रहा है, ये कंपाउंड क्या होगा? ये आयोनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। ये बात क्लियर हो गई है आपको? चलिए, अब यहां क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय Z? Z आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं? पहले वाला ही क्वेश्चन है, इससे एक स्लाइड पहले वाला ही, बट उसको क्या ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन ट्विस्ट कर कर भी आ जाते हैं, ये वही ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, बट यहाँ पर लो बोला गया है, तो ये वो शो नहीं करेगा कंपाउंड जेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड। एक्स का क्या दे रखा है? एक्स का दे रखा है 2,8, वाई का क्या दे रखा है? 2,8,7। चलिए, इसमें एक इसको जरूरत होगा, Z में 2,8,2। ओके, इसको थोड़ा बेटर कर देते हैं। चलिए, क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
एक्स मेटल है, देखिए एक्स तो आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल फिल है, कंप्लीटली फिल है ना, आउटर मोस्ट शेल फिल है तो वो नोबल गैस में आएगा, तो वो तो मेटल में नहीं आएगा। वाई में अगर मैं देखता हूं 287 है, एक खाली है, तो वाई बेसिकली नॉन मेटल होगा, है ना, वाई जो है वो नॉन मेटल होगा। और अगर जेड की बात कर रहे हो तो जेड में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो वाई नॉन मेटल है और जेड मेटल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। वाई नॉन मेटल है और जेड मेटल है, क्योंकि देखिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो वहां जगह खाली होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की खाली थी। मेटल को लूज करना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास जेड के पास 2 थे, है ना। तो वाई जो है नॉन मेटल हो जाएगा, जेड जो है वो मेटल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं मेटल किस तरीके से अर्थ में पाया जाता है ना। यहां से हमारा जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, मेटलर्जी वाला पार्ट है, वो स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर का एक आखिरी पड़ाव आप कह सकते हो कि वो यही है। थोड़ी देर और अगले 15 20 25 मिनट आपका फोकस बने रहना चाहिए, और उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर एक वादा मेरे को आपसे चाहिए होगा, जो मैं अंत में बताऊंगा, है ना, अंत में बताऊंगा, और बताना भूल गया तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं, अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं, तो वो अर्थ क्रस्ट में 2 मेन फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट जिसे नेटिव स्टेट भी कहा जाता है, और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कब फ्री स्टेट में पाए जाएंगे? फ्री स्टेट में तब पाए जाएंगे जब वो काफी कम रिएक्टिव होंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, तभी वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। और कंबाइंड स्टेट में कब पाए जाएंगे भैया? जब वो हाईली रिएक्टिव हो, बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। जब वो ज्यादा रिएक्ट करेगा तो वो सबके साथ कंपाउंड बनाकर रहेगा और रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट में पाया जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मेटल तभी फ्री स्टेट में पाया जाएगा जब वो बहुत कम रिएक्टिव होगा। अगर हाईली रिएक्टिव है तो कभी भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब बात को आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। अब कुछ मेटल्स की बात करते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो काफी अनरिएक्टिव होंगे और इजीली किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई भी फलाना सब्सटेंस हो। अगर वो काफी ज्यादा अनरिएक्टिव है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया जाएगा। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। चलिए अब कम यहां पर एग्जांपल दे रखा है। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड कैसे मिल जाता है आपको? शाइनी येलो मेटल के फॉर्म में मिल जाता है। सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर, कॉपर ना फ्री फॉर्म में भी मिल जाता है और कभी कभी कंपाउंड बनाकर भी मिल जाता है ना। फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है। प्लेटिनम जो होता है काफी रेयर होता है और काफी वैल्यूएबल होता है, ठीक है, वो भी आपको फ्री फॉर्म में मिल जाता है। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी आपको ओर में भी मिल जाता है और प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है। तो जनरली गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, बाकी तो नहीं ही मिलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं तो फ्री फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। वो दूसरी एलिमेंट्स के साथ, दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कार्बन हो या कार्बोनेट हो, और रिएक्ट करके वो कंपाउंड के फॉर्म में होंगे। तो ये मेटल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। और रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसे ओर्स कहते हैं। ओर और मिनरल पे अलग से चर्चा भी हम करेंगे, है ना। तो अब इन ओर से उन मेटल को निकालेंगे, है ना। होता क्या यार, मेटल ना ऐसे रॉक्स में मिल जाता है ना। तो उन्हें आप क्या बोलते हो? मिनरल बोलते हो, जिसमें मेटल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आप मेटल निकाल ही पाओ। तो उस कैटेगरी को आप क्या बोलते हो? मिनरल। जहां पर जिन रॉक्स में पाया जा रहा है ना, अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है मेटल, तो आपने उसको क्या बोल दिया? मिनरल बोल दिया। लेकिन जरूरी नहीं है मिनरल में से आप मेटल निकाल ही पाओ। मिनरल की एक सब कैटेगरी होती है जिसे आप क्या बोलते हो? ओर बोलते हो। और ओर में से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओर जो होता है उसमें से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये समझ सकता हूं कि मिनरल में से जरूरी नहीं है मेटल एक्सट्रैक्ट हो, बट ओर में से होगा, है ना। क्लियर है? चलिए, है ना। तो ओर कैन बी मिनरल बट मिनरल कैन नॉट बी अ ओर, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हाँ, अब हम अगर बात करेंगे कंबाइंड स्टेट की,
तो यार मेटल आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, जैसे एल्यूमिनियम है बॉक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है ना, उसका एक और बॉक्साइड है। जिंक की बात करेंगे, जिंक ब्लेंड ZnS। वहीं अगर आप कैल्शियम की बात करोगे तो लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, ये कुछ मेटल्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए, है ना, जैसे बॉक्साइट हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया और लाइमस्टोन हो गया। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कब फ्री फॉर्म में मिलेगा और कब कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। मिनरल एंड ओर, ऑलरेडी मैं आपको आइडिया दे चुका हूं कि मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट में होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सको, है ना, हर मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सको ऐसा जरूरी नहीं होता। और जिस मिनरल से आप प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस कैटेगरी ऑफ मिनरल को आप क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी ऑफ मिनरल्स को आप ओर कहते हैं। तो ये वाला पार्ट सभी को क्लियर होगा कि मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है। चलिए चलिए, तो बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एक और है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। देखिए जरूरी नहीं है मेटल हो, है ना, ऐसा फॉर्म भी हो सकता है उसके अंदर जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, आप उसको निकालो, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आप आराम से एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे ओर मिनरल होते हैं बट सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं। ये बात क्लियर है? यहां तक अगर मेटल, है ना, आपको ये क्लियर है कि मेटल किस फॉर्म में मिलता है, ओर के फॉर्म में मिलता है, ओर और मिनरल क्या है ये क्लियर होना चाहिए यहां तक, है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब जब हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है तो सबके लिए सेम प्रोसेस तो यूज नहीं कर सकते, है ना, हर मेटल के लिए मैं सेम यूज नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि हर बीमारी के लिए सेम ही दवाई होगी, चेंज करोगे ना भाई, बीमारी के हिसाब से दवाई लाओगे तो वहां पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी अलग अलग है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए आप अलग यूज करते हो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए आप अलग चीज यूज करते हो, और लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए आप अलग चीज यूज करते हो। यानी कि आपने 3 कैटेगरीज बना ली, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, और सबके लिए आपने अलग अलग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन वहां पर रखा हुआ है ना, सबके लिए आपने अलग अलग प्रोसेस रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि मुझे मान लो पूरा मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्शन करने से पहले, है ना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, ओर में से निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, अनवांटेड इंप्योरिटीज जैसे कि सैंड हो गया, मड हो गया, रॉक हो गया, इन इंप्योरिटीज को आप निकाल देते हो। और इस इंप्योरिटीज को आप क्या बोलते हो, इन इंप्योरिटीज को आप गैंग बोलते हो। तो जो अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उन अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि इंप्योरिटीज जो होती है उसको जब हम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि इसे एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहा जाता है ना। कि मान लो भैया जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है तो पहले आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उससे पहले जो काम की चीज नहीं बोला, चल इसको हटा, इसको हटा, ये नहीं चाहिए, उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उन सब्सटेंस को क्या बोला जो अनवांटेड सब्सटेंस है, गैंग। क्लियर है? चलिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर यहां तक क्लियर है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, फिलहाल वो हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। क्लियर है? चलिए, बट हम इंप्योरिटीज क्यों निकालते हैं, हम इंप्योरिटीज इसलिए निकालते हैं ताकि हम मेटल को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली ओर से एक्सट्रैक्ट कर पाए, है ना। इसलिए हम इंप्योरिटीज को हटा देते हैं, बोलते हैं भाई तू निकल, मुझे मेटल अच्छे से चाहिए, है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए तेरे को पहले निकालूंगा मैं, है ना। चलिए, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिएक्टिविटी के बेस पे हमने 3 कैटेगरी बना दी है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और इनके लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन मेथड है अकॉर्डिंगली देयर रिएक्टिविटी। जिसकी ज्यादा है उसके लिए अलग, जिसकी मीडियम है उसके लिए अलग, और जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है उसके लिए सबसे अलग, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि इस कैटेगरी में पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड मेनली ऑक्साइड एंड क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं।
अब मान लो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन हटाना है तो हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे रिडक्शन वाला प्रोसेस यूज कर लेंगे। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप इस केस में यूज नहीं कर सकते, है ना। इनके ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर तो काम नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये तो देखो किसका ऑक्साइड है, भैया ये हाईली रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो प्यार होता है, वो प्यार बहुत ही अटल होता है, मजबूत होता है, उसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। उतना तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट में ताकत है ही नहीं। तुम कार्बन यूज कर लोगे, कार्बन फेल हो जाएगा, बोलेगा हमसे तो ये काम नहीं होगा। तो ये चीज समझ लो, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी एफिनिटी जो होती है, प्यार जो होता है ऑक्सीजन की तरफ, वो काफी ज्यादा होता है। तो कार्बन की तो भैया उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो हटाएगा वहां से ऑक्सीजन। तो ये वाला तरीका तो फेल हो गया, रिडक्शन नहीं करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट तुम यूज नहीं कर पाओगे। यानी कि अब क्या करें, कैसे एक्सट्रैक्ट करें भैया, उसको ऑक्साइड फॉर्म में है या क्लोराइड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, रिडक्शन तो यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप यूज करते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में आप, ये ऐसा प्रोसेस है जो कि आप यूज करते हो ताकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड होते हैं, इनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो आपके पास एक बीकर है ना, आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने इनका मोल्टन ऑक्साइड या क्लोराइड ले लिया, है ना। फिर आपने 2 इलेक्ट्रोड डिप किए, इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया। एक इसमें पॉजिटिव एनोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड होगा, है ना। अंदर मान लीजिए आपने NaCl लिया है, और ये NaCl किस फॉर्म में होगा, ये NaCl मोल्टन फॉर्म में होगा, यानी कि इसके अंदर 2 ही आयन होंगे। पहला आयन क्या होगा, Na+, और दूसरा आयन क्या होगा, Cl-। एक आयन Na+ होगा और एक आयन Cl- होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए, अब अगर ये बात क्लियर है कि Na+ होगा और Cl- होगा, है ना, तो ये चीज तो मेरी क्लियर हो गई। अब अगर Na+ है तो देखिए Cl- जो है वो नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और वहां पर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस दे देगा। कहां पर ये चीज होगी, ये एनोड पे होगी। ये चीज कहां पर हो रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हो रही है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की अगर बात करोगे आप, कैथोड की अगर बात करोगे, तो कैथोड में क्या होगा, ये जो मेटल का आयन है Na+, ये जाएगा और ये Na+ इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या दे देगा, आपको प्योर मेटल दे देगा, है ना। रिफाइनिंग आप कर दोगे, आपको मेटल मिल जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या लेते हो, इन्हीं हाईली रिएक्टिव मेटल का मोल्टन ऑक्साइड ले लो या मोल्टन क्लोराइड ले लो। मोल्टन है, वहां पर H+OH- नहीं है भैया, H+OH- होते तो यहाँ पे Na नहीं मिलता, यहाँ पे H2 मिलता, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामिनर, ठीक है। कहीं एक्वस NaCl दिया होगा और तुम्हें वो क्लोर एल्कली वाला करना होगा और तुम ये कर दोगे, है ना। चलिए, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है कि Na+ आयन कैथोड की तरफ जाता है और Na बनाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपको Na मिल जाता है, मेटल मिल जाता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आपको क्लोरीन गैस मिल जाती है, जो कि येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। चलिए, वहीं अगर हम बात करते हैं मीडियम मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स की, तो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, ये 3 फॉर्म में आपको मेनली पाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड में, या तो कार्बोनेट में, या तो सल्फाइड में। अगर ऑक्साइड में पाया गया तो ठीक, अगर ऑक्साइड में पाया गया तो ठीक, लेकिन अगर कार्बोनेट में पाया गया है या सल्फाइड में पाया गया है तो पहले हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन उठना लाजमी है कि सर ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा उसको ऑक्साइड से निकालना आसान है, इसीलिए पहले आप ये जो सल्फाइड फॉर्म में अगर होगा या कार्बोनेट फॉर्म में अगर होगा तो पहले आप क्या करोगे, उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, देन उसका आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, है ना। चलिए, तो मेटल्स इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, कंपैरेटिवली वो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में हो। तो रिडक्शन से पहले आप इन दोनों फॉर्म को, कार्बोनेट और सल्फाइड को, ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप ये है कि अगर आपका और सल्फाइड या कार्बोनेट में है तो पहले आप उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करो,
है ना। अब अगर सल्फाइड ओर में है तो उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, और अगर आपका ओर कार्बोनेट फॉर्म में है तो उससे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। उसके बाद ऑक्साइड में मिल गया, उसके बाद होगा रिडक्शन, रिडक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल मिल जाएगा। यहां तक बातें क्लियर होंगी। तो अब बात कर लेते हैं क्या होता है रोस्टिंग, क्या होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग का मतलब होता है आपने सल्फाइड ओर को क्या किया है, हीट किया है, वो भी एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस एयर यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एयर है और आपने सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हीट किया है, तो ये सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। जैसे कि जिंक सल्फाइड है, आपने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड और SO2। तो यहां से सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट किया। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो यह बात आपको क्लियर होगी। रोस्टिंग के बाद आता है कैल्सिनेशन, है ना। रोस्टिंग के बाद आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है ना, कैल्सिनेशन में क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं कैल्सिनेशन वाला पार्ट, है ना। चलिए, कैल्सिनेशन वाला पार्ट भी यहीं बता देते हैं, है ना। चलिए, कैल्सिनेशन में क्या होता है, तो भैया कैल्सिनेशन में, है ना, कैल्सिनेशन में क्या होता है, तो मेनली हम अगर बात करते हैं कैल्सिनेशन में, तो आपका जो ओर होगा वो कार्बोनेट फॉर्म में होगा। जैसे कि मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यहां पर जब आप हीट करोगे तो आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हो, सिर्फ आप उसे तोड़ना चाह रहे हो, है ना, कंबशन नहीं कराना चाह रहे, तोड़ना चाह रहे हो। तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये कार्बोनेट फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, CO2, है ना। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, आप कार्बोनेट ओर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो, वो टूट के मेटल ऑक्साइड में बन जाता है और साथ ही साथ CO2 गैस आपको मिलती है। चलिए, इसके बाद जब आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया तो आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, है ना। रिडक्शन करने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का, पहला ऑप्शन है कि आप कार्बन यूज कर लो। पहला ऑप्शन है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट में आप कार्बन को यूज कर लो, कि भैया मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, चलो ठीक है कार्बन यूज कर लेते हैं। मेरे पास मेटल ऑक्साइड है ना, जो पहले वाला एग्जांपल देखा था उसमें जिंक ऑक्साइड मिला, तो मैं उस जिंक ऑक्साइड को क्या करूंगा, इस कार्बन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, और फिर जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, मेटल जिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ कार्बन ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो यहां पर कार्बन ने ऑक्सीजन को रिमूव किया मेटल से और खुद क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको यहां पर मेटल मिल गया। क्लियर है ये बात, है ना। तो एक ऑप्शन मेरे पास था, मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लूं और वहां पर मैंने कार्बन को चूज कर लिया। एक और ऑप्शन होता है मेरे पास कि यार मैं ना कोई हाईली रिएक्टिव मेटल यूज कर लूं, जैसे कि मेरे पास मैग्नीज का ऑक्साइड है, अब उसमें से मुझे मेटल निकालना है, तो मैं इससे ज्यादा, मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मेटल ले लूंगा, जो कि एल्यूमिनियम होता है। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्साइड में से मैग्नीज को हटाएगा, खुद की ऑक्साइड बना देगा Al2O3, और आपको मैग्नीज मिल जाएगा, और काफी ज्यादा एक्सोथर्मी की रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमने लिया है, जो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के ऑक्साइड से हटा देगा। तो ये भी एक ऑप्शन है मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल बनाने का, है ना। तो हमने पहले सल्फाइड और कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाया, और फिर ऑक्साइड से हमने मेटल बनाया। दो तरीका है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो या कोई हाईली रिएक्टिव मेटल यूज कर लो। इसी का ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है ना, रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक स्पेशल केस है जो है थर्मेट रिएक्शन, एग्जामिनर का फेवरेट है। थर्मेट रिएक्शन, पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कहां यूज होता है। जो रेलवे ट्रैक्स है, ये जाती है ट्रेन, कभी कभी उनमें क्रैक्स आ जाता है, तो उन क्रैक्स को भरने के लिए, मशीन पार्ट्स के जो ब्रोकन पार्ट है उसे रिपेयर करने के लिए आप इस रिएक्शन को यूज करते हो। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आप एल्यूमिनियम को यूज करते हो ताकि आप आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर सको। तो आयरन का ऑक्साइड होता है Fe2O3, आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर आयरन आपको मोल्टन फॉर्म में मिल गया, और साथ ही साथ आपको क्या मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, और आपको हीट यहां पर मिल रही है। काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने
आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को लिया जो कि एल्यूमिनियम है, और उस एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया, आयरन आपको मोल्टन फॉर्म में मिल गया और साथ ही साथ आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला। काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि काफी अमाउंट ऑफ हीट यहां पर रिलीज होती है और मोल्टन आयरन रिलीज होता है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो आते हैं उनका क्या, इनमें कौन कौन से मेटल आ जाते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी आ गया, जैसे कि कॉपर आ गया। अभी काफी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये नेचर में अगर बात करें तो मेनली सल्फाइड फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी की बात करें तो उसका ओर होता है सिनेबार HgS, है ना। वहीं कॉपर की बात करते हैं, उसका ओर होता है कॉपर ग्लांस Cu2S, दोनों ही सल्फाइड फॉर्म में है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपली पहले रोस्टिंग की, रोस्टिंग करने के बाद रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हीटिंग कर दो तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज है। यहां पर अगर आप मेटल को हीट करोगे तो आपका काम हो जाएगा, वहां पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड से मेटल बन जाएगा बाय सिंपल हीटिंग। अगर देखेंगे HgS जो कि सिनेबार है ना, सिनेबार को आपने क्या किया, पहले हीट किया, सल्फाइड को हीट किया, हीट करने के बाद रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, सिर्फ हीट कर दो, है ना, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, उसी को और हीट कर दो। जैसे कि HgS था, पहले रोस्टिंग हुई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, सल्फाइड ओर से हमने क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया, हमें SO2 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, ऊपर देख लो, ये देखो क्या लिखा है, लो रिएक्टिविटी वाला है, तो यहां पर सिर्फ सिंपल हीटिंग से काम चल जाएगा। मैंने इसी मेटेलिक ऑक्साइड को हीट किया और मुझे क्या मिल गया, मेरा मर्क्यूरी मिल गया और ऑक्सीजन गैस मिल गई। तो जब लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है, आपने रोस्टिंग की, ऑक्साइड मिल गया, रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करोगे, क्या करोगे, वापस से और हीट कर दोगे, वो टूट के आपको मेटल दे देगा। क्लियर है, यस और नो, है ना। चलिए, ये चीज क्लियर है। सेम चीज आपको कॉपर के केस में देखने को मिल सकती है कि जो कॉपर ग्लांस होता है Cu2S, आपने उसे हीट किया, है ना, रोस्टिंग वाला पार्ट किया, आपको वो मेटलिक ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया। इस मेटलिक ऑक्साइड को जब आप वापस से हीट करोगे, अब थोड़ा सा वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, Cu2S और प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, खुद का वो रिडक्शन कर रहा है और आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा। तो ये हो गया कि मीडियम रिएक्टिव वाले, हाई रिएक्टिव वाले और लो रिएक्टिव वाले, इनको किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके लिए क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, यहां पर अपन ने सारी चीजों को कवर अप कर लिया, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। पहले एनरिचमेंट किया, फिर सबके लिए अलग अलग था, उसके बाद फिर सबके लिए कॉमन चीज क्या हो जाती है, रिफाइनिंग करना। रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप इम्प्योर मेटल जो आपको मिला है उसको आप प्योरीफाई कर रहे हो, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट किया है अपने ओर से, अभी भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज होगी, हो सकता है कोई दूसरा मेटल हो जाए, कोई दूसरा नॉन मेटल उसमें प्रेजेंट हो, तो आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, उसके लिए आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज करते हो, है ना। इन मेटल्स के लिए जनरली आप ये प्रोसेस यूज करते हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो टिन हो, चाहे वो लेड हो, निकल हो, क्रोमियम हो, है ना, इसके लिए आप ये प्रोसेस यूज कर लेते हो। अब इसमें होता क्या है, पहले सेटअप को समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर सेटअप इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सेटअप को समझ लिया जाए। तो अगर आप एनोड पे देखोगे, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, वहां पर आप क्या लोगे, एक थिक ब्लॉक लोगे उस इंप्योर मेटल का। मान लो मुझे कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो मैं कॉपर का एक थिक मोटा सा रॉड जैसा ले लूंगा, उसको मैं एनोड पे रखूंगा। वहीं बात अगर की जाए कैथोड, यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो अब उसी मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप, जैसे प्यूरिफाई करना था उसकी एक पतली सी स्ट्रिप लूंगा, लेकिन इंप्योर नहीं, प्योर मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप लूंगा। तो कैथोड पे एक थिन स्ट्रिप यूज की जाएगी, उसी मेटल का, बट प्योर मेटल लूंगा। ठीक है, अगर मुझे कॉपर करना है तो कॉपर का ही प्योर फॉर्म की एक मैं स्ट्रिप ले लूंगा। तो मेरा दोनों इलेक्ट्रोड सॉर्टेड है, एनोड पे इंप्योर वाला आ जाएगा, कैथोड पे प्योर आएगा, यहाँ पर थिक, यहाँ पर थिन। इलेक्ट्रोलाइट में क्या लूंगा, जो सॉल्यूशन होगा, जिस मेटल का प्योरिफिकेशन करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगा। जैसे कि मुझे कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है, तो मैं सॉल्ट सॉल्यूशन भी किसका लूंगा, मैं सॉल्ट सॉल्यूशन भी कॉपर का ही लूंगा। चलिए, एक बार सेटअप समझ तो लिया है, सेटअप को देख भी लेते हैं, है ना, सेटअप को देख भी लेते हैं। ये कुछ सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इम्प्योर, ये देखिए कैथोड, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। कैथोड पे आपने प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप ली है और एनोड पे आपने क्या लिया है, इम्प्योर मेटल की थिक ब्लॉक लिया हुआ है। अब होगा क्या,
जैसे ही आपने करंट पास किया, यहाँ से मेटल टूट के सॉल्यूशन में आएंगे और क्या बनाएंगे, CO2 प्लस आयन, है ना, CO2 प्लस आयन बनाएंगे। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए कॉपर से CO2 प्लस आयन बनाने में, वो एक्सटर्नल सर्किट से कहां पर आ जाएंगे, कैथोड पे। फिर ये सॉल्यूशन से CO2 प्लस आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये जो है यहां जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और Cu बनकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि टाइम के साथ क्या होगा, जो ये कॉपर है, कॉपर वाला जो ब्लॉक है जो हमने यहां पर लिया था, है ना, एनोड पे लिया था, इसकी थिकनेस विद टाइम कम होती जाएगी, क्योंकि सारा का सारा मेटल आयन बनके सॉल्यूशन में जा रहा है और सॉल्यूशन से मेटल आयन बनकर कहां पे, कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो कैथोड पे जो रॉड होगा उसकी थिकनेस विद टाइम बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ इंप्योरिटीज जो इनसॉल्युबल होंगी, सॉल्युबल वाली तो डिसॉल्व हो जाएंगी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आपको एनोड के नीचे एनोड मड के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये पूरा सेटअप, ये पूरा वहां पर प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। क्लियर है? ये प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अभी हमने किसका एग्जांपल लेकर समझा, कॉपर का एग्जांपल लेकर समझा। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई, है ना। ये सारे रिएक्शन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एनोड पे, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर CO2 प्लस आयन बनाता है, सॉल्यूशन में जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीडेशन का एक मतलब ये भी था कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और कैथोड पे रिडक्शन हुआ, उसी मेटल आयन ने सॉल्यूशन से वो गया कैथोड के पास, 2 इलेक्ट्रॉन आए, उसने एक्सेप्ट किया और कॉपर प्योर मेटल बनाकर वहां पे डिपॉजिट हो गया। तो ये चीज चल रही थी किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, है ना। तो जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी मैंने बताया डिसॉल्व हो जाएंगी और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आपको एनोड मड के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। और कभी कभार एनोड मड में कुछ वैल्यूएबल मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड। ये कभी कभार की बात है, ऐसा नहीं कि हर बार एनोड मड में यही मिल जाए, वरना सब बोलेंगे ठीक है तुम प्रोसेस कर लो, एनोड मड मेरे को दे दो। चलिए, ये एक उसका ओवरव्यू है ना। यहां पर आप देखोगे कि ओर है, पहले आपने ओर का क्या कर लिया, आपने ओर का एनरिचमेंट कर लिया, है ना, कंसंट्रेशन कर ली। कंसंट्रेशन करने के बाद फिर आपने सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी। हाई रिएक्टिव वालों का आप उनकी जो मोल्टन क्लोराइड है या ऑक्साइड है उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराओगे, आपको मेटल मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। मीडियम रिएक्टिव वाला है तो कार्बोनेट ओर हो गया, सल्फाइड ओर हो गया, है ना। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए आप क्या करोगे, रोस्टिंग, एंड देन आपको ऑक्साइड मिल गया, इसका रिडक्शन कराओगे। रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो या कोई हाईली रिएक्टिव मेटल भी यूज कर सकते हो। फिर लो रिएक्टिविटी की बात करेंगे, सल्फाइड ओर में होता है तो रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग करोगे तो मेटल मिल जाएगा, देन मेटल की आप रिफाइनिंग कर दोगे। चलिए, तो ये आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हम कोरोजन वाले पार्ट में, है ना। इस पार्ट को देख लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, देन फिर हम लोग रैप अप कर लेंगे, है ना। कोरोजन की अगर बात की जाए तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर मेटल डेटोरिएट हो रहा होता है बाय द एक्शन ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके एक्शन के कारण मेटल का डेटोरिएट होना, है ना। चाहे वो CO2 हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो जो मेटल को खराब कर रहा हो, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप कोरोजन बोलते हो। आयरन के कोरोजन को आप क्या बोलते हो, आयरन के कोरोजन को आप रस्टिंग बोलते हो। यानी कि आयरन अगर, है ना, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो विद टाइम उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है और उस रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग को क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ये देखिए यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है ना। नंबर उसका क्लियर नहीं है ना, फिक्स नहीं है, इसलिए अपन ने वहां पर एक्स यूज कर लिया। क्लियर है यहाँ पर रस्ट, है ना। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप होती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं, है ना। नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन वहां पे मॉइस्चर होना चाहिए और क्या होना चाहिए वहां पर, वाटर, मॉइस्चर हो गया यानी कि वाटर हो गया, और साथ ही साथ वहां पे ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तभी आयरन की रस्टिंग होगी, वरना नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, है ना। अब अगर मैं कोरोजन की बात कर रहा हूं दूसरे एक मेटल की जो कि कॉपर है, तो कॉपर के केस में क्या होगा, विद टाइम आपने देखा होगा कॉपर के बर्तन हरे होने लग जाते हैं। वो हरे क्यों होने लग जाते हैं, क्योंकि वो CO2 के साथ, है ना, ऑक्सीजन CO2 इनके एक्शन के कारण वहां पे एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसे पटीना भी कहा जाता है। पटीना,
छोड़ो भाई इस बात को, ठीक है, पटीना, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉपर के कोरोजन के कारण कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ CO2, O2, है ना, एंड वाटर वेपर, ठीक है। और इस ऑक्साइड, ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ना, इसे आप क्या बोलते हो, पटीना भी कहते हो। क्या बोलते हो, पटीना, है ना। चलिए, समझने वाले समझ गए, है ना। चलिए, सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर के बर्तन आपने देखो होंगे, सिल्वर की जो ज्वेलरी होगी वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, विद टाइम वो क्या हो जाते हैं, विद टाइम वो काले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में होता है H2S, जिसके साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं और ब्लैक कलर का Ag2S बना देते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने के कारण वो एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, जो कि होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो अलग अलग मेटल के केस में जो कोरोजन होता था वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आयरन की रस्टिंग में रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है। तो ये दो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि एयर भी होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और वहां पर मॉइस्चर यानी कि वाटर भी होना चाहिए। अब यहाँ 3 सेटअप है। पहले सेटअप में हमने क्या ले रखा है, जो पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या ले रखा है, पहले टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं है, सिर्फ आयरन नेल है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे कैल्शियम क्लोराइड है। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या, कुछ भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, कोई भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी हमने लिया नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर है यहाँ पर। सेकंड टेस्ट ट्यूब की अगर बात करते हो तो हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, यहाँ से एयर नहीं आ पाएगा, है ना। और नीचे यहाँ पर पानी है, यानी कि आयरन नेल को सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने किस में रखा है, वाटर में भी रखा है, और यहाँ से एयर भी आ रहा है। यानी कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एयर में रख दो या सिर्फ और सिर्फ पानी में रख दो, दोनों ही केस में रस्टिंग नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप एयर और पानी दोनों के साथ रखोगे, जैसा इस टेस्ट ट्यूब थर्ड में हुआ, तो यहीं पे रस्टिंग देखने को मिलेगी, इन दोनों में रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड वाले केस में रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है, ओनली थर्ड केस में ही रस्टिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज रस्टिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि वहां पर दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होना चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि यार अगर आपको कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो आप कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करोगे, है ना। तो पहली चीज होती है यार, पेंटिंग कर दो, पेंट की लेयर बना दो, है ना, ताकि यार वो जो वाटर और मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, है ना। तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हो, कि ऑयल की लेयर लगा दी या ग्रीस की लेयर लगा दी। तो ये तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास रशिंग से प्रिवेंट होने के लिए। चौथा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है, आप क्रोमियम की लेयर लगा देते हो, है ना, क्रोमियम की एक थिन लेयर लगा देते हो, जिससे फिर वो एक कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस बन जाता है, वो कोरोड नहीं होता है, वो लेयर प्रिवेंट कर लेती है। या फिर आप एनोडाइजिंग लगा लेते हो, है ना, वहां पर आप एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम की ही आपने क्या लगा दी, लेयर लगा दी। तो ये कुछ प्रोसेस थे, कुछ चीजें थी जो हम करके कोरोजन को बचा सकते हैं। चाहे आप ऑयलिंग कर लो, पेंटिंग कर लो, ग्रीजिंग कर लो, है ना, क्रोम प्लेटिंग कर लो, एनोडाइजिंग कर लो, तो इससे आपका कोरोजन होते जो मेटल का कोरोजन है वो रुक सकता है। आयरन के लिए एक स्पेसिफिक चीज होती है गैल्वेनाइजेशन, जहां पर आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग भी करते हो। इससे, है ना, यहाँ पर होता क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है, सॉरी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और आयरन बचा का बचा रह जाता है। तो आयरन, मान लीजिए आयरन है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, तो ऊपर वाला जो कोटेड जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आयरन एसिडिस रह जाएगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी और आपका आयरन बच जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन किया, कि आपने एक लेयर लगा दी, वो रिएक्ट कर गया और आपका मेन जो था वो बचा का बचा रह गया। इस प्रोसेस को, जहां पर आप आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हो, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इवन अगर जिंक का लेयर टूट भी जाता है तो जो आयरन है वो इजीली रस्ट नहीं होता है। क्लियर है, इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अलॉइंग भी यूज कर सकते हैं, है ना। आप और क्या यूज कर सकते हो, अलॉइंग भी यूज कर सकते हो। अलॉय क्या होता है ना, अलॉय क्या होता है, अलॉय यानी कि मेटल में आपने क्या किया है, मेटल में आपने क्या किया है, कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट में दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला दिया है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर दिया जाए। वापस से ध्यान देना, अलॉय क्या होता है, आपने मेटल में कुछ क्वांटिटी में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला दिया है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाए, है ना। तो प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए आप करते हो, मेटल को आपने पहले मेल्ट कर लिया, उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो नॉन मेटल और मेटल मिलाना था वो मिला दिया, देन आपका अलॉय बन जाता है। अब ये अलॉय की
प्रॉपर्टी जो है एनहांस हो जाती है, जनरली उसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है ना, कोरोजन से अब वो और ज्यादा बेटर है ना, वो कोरोड नहीं करेगा, ठीक है, लेस करोसिव हो जाता है। कुछ अलॉयज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ब्रॉन्ज आ जाता है। ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो कॉपर और टिन का अलॉय होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और आसानी से कोरोड नहीं करता है और एक शाइनी सरफेस भी इसका होता है। स्टैचूज को, मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड करने के लिए यूज होता है ना, मेडल्स बनाने के लिए यूज होता है, स्वॉर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है, आर्टिस्टिक मटेरियल बनाने के लिए ये यूज होता है। वहीं ब्रास की बात की जाए तो कॉपर और जिंक का अलॉय क्या है, ब्रास है, कॉपर से भी ज्यादा हार्ड होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और किचन वेयर बनाने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट अलॉय क्या है, स्टील, 99% ऑफ आयरन, 1% ऑफ कार्बन और काफी ज्यादा हार्ड, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ये यूज होता है ना, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए भी ये यूज होता है। नेक्स्ट अलॉय की अगर आप बात करते हो तो स्टेनलेस स्टील होता है। यहाँ पर कंपोनेंट्स, आपको सिर्फ कंपोनेंट्स याद रखने हैं, परसेंटेज याद नहीं भी होंगे तो चलेगा, कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। जैसे स्टेनलेस स्टील का होता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम, काफी शाइनी स्ट्रॉन्ग सरफेस होता है, कटलरीज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील यूज होता है। देन आता है आपका ड्यूरेलुमिन, है ना, इसमें आपका एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है एज अ कंस्टिट्यूएंट। और यूज कहां पर होता है, ये एरोप्लेन्स और बुलेट ट्रेन की जो बॉडी होती है वो बनाने के लिए वो यूज होता है। देन प्यूटर की अगर बात की जाए तो कंस्टिट्यूएंट में टिन रहता है, कॉपर रहता है और एंटीमनी रहता है, लस्ट्रस, शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और सोवेनियर्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अलॉयस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर अगर मर्क्यूरी आपका प्रेजेंट है तो उसे आप एमेलगम बोल दोगे, है ना। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। कौन सा मेटल भैया फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो कॉपर है ना, वो Au है, वो जिंक है या वो Ag है। विच ऑफ द मेटल एग्जिस्ट इन देयर, है ना, एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। अब देखिए Ag की भी अगर अपन ने बात की थी तो अपन ने देखा था कि वो, है ना, Ag की भी बात की थी, है ना, Au की भी बात की थी, तो ये आपको मिल जाते हैं। मेनली गोल्ड आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, है ना, गोल्ड भी मिल जाएगा, सिल्वर भी मिल जाएगा, ठीक है, दोनों ही आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन सॉल्ट। अच्छा, मोल्टन सॉल्ट, ठीक है। अब वहां से अगर आपको उसका एक्सट्रैक्शन करना है इलेक्ट्रोलिसिस करके, उसके मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो वो हाईली रिएक्टिव में ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करते थे उनके मोल्टन ऑक्साइड का या क्लोराइड का। तो हाईली रिएक्टिव में हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है, एक तो सोडियम है और एक कैल्शियम है, बाकी आयरन और कॉपर नहीं रहेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड हम चूज करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन डी में है ना, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन डी में होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं जब आप उन्हें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर दे देते हैं, यानी कि काफी टाइम तक आप उसे एयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो वो जो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाता है, वो किसके फॉर्मेशन के कारण आता है ना, सिल्वर Ag3n सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर ऑक्साइड या Ag2s सिल्वर सल्फाइड, या फिर इन दोनों के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो HGS यानी H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण वो ब्लैक अपीयरेंस आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर लगाई जाती है भैया, आयरन पे जिंक की लेयर, है ना। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है जहां पर हम आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं। भैया अगर ये जिंक की लेयर टूट भी जाती है तो भी आयरन इजीली करोड नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, है ना, तो यहां तक जो हमारा थर्ड चैप्टर था एनसीईआरटी का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो अभी जाकर कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर के साथ साथ ये भी लिख देना कि हमारा ये चीज क्लियर है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहां तक वीडियो देख लिया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।